नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। आज मैं लेकर आया हूं, पहले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका की खोज किसने की ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद इसका जो सिद्धांत था वो भी हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका के अंगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोशिका के अंग कह दो या कोशिकांग कह दो, कोशिका के अंग। प्यारे बच्चों, एक बात आती है कि एक आता है कि कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, और दूसरा आता है कि कोशिका के अंग। तो कोशिका के कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला जो अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बारे में जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ध्यान में आए तो उसके बारे में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोचने हैं। कैसे याद करें? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी खोज किसने की, इसका काम क्या है, क्या एक से अधिक भी माइटोकॉन्ड्रिया किसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमको निबंध लिखना है, और जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते समय निबंध लिखने की कोशिश करें अपने दिमाग के अंदर, तो वो चीज हमें बहुत बेहतर तरीके से याद हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक आल्टमैन व कोलिकर ने की थी। आल्टमैन व कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उसके बाद आता है कि बच्चों, इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वो वैज्ञानिक वेंदा ने दिया था। किसने दिया था? वेंदा ने दिया था। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखने में बड़ा है, ये देखने में छोटा है। जन्म देने वाला बड़ा होता है, नाम देने वाला छोटा आता है। आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो और माइटोकॉन्ड्रिया से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा ले और पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आल्टमैन व कोलिकर ने की थी। और नाम किसने दिया था इसे? माइटोकॉन्ड्रिया वेंदा ने दिया था। प्यारे बच्चों, उसके बारे में इसकी अलग और क्या क्या विशेषताएं होती है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। प्यारे बच्चों, कई बार बच्चे मुझसे ये बात करते हैं कि सर, हम कई जगह हमने पढ़ा है कि केंद्रक को कोशिका का सबसे बड़ा अंग माना गया है। प्यारे बच्चों, अगर ये पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, वो उसका स्ट्रक्चर, संरचना का भाग है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? केंद्रक होगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब आपको ये पता है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका जस्ट अपोजिट आपको सोचना है कि कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा? सबसे छोटा भी अंग मिलेगा। ये याद करने का तरीका है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग। अब प्यारे बच्चों, इसका काम क्या होता है कि ये कोशिका को श्वेसन प्रदान करता है। क्या करता है? श्वेसन प्रदान करता है। जब आप सुबह घूमने जाते हो तो प्यारे बच्चों आपको पावर मिलती है, क्योंकि आप श्वेसन ग्रहण करते हो। तो उसी प्रकार से जब ये कोशिका को श्वेसन प्रदान कराता है तो इसको ये क्या कर देता है? कोशिका को पावर देता है। क्या देता है? पावर देता है। इसलिए कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह या बिजली घर, और किताबों के अंदर तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, बिजली घर। और ये क्वेश्चन जो आया था वो आया था राजस्थान पुलिस 2018 वाली जो भर्ती आई थी, उसके अंदर 14 जुलाई को जो सेकंड पारी थी उसके अंदर पूछा गया था कि कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि वो श्वसन प्रदान करता है। श्वसन प्रदान करेगा तो कोशिका को पावर मिलेगी, अर्थात कोशिका को पावर देने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। दूसरी बात,
प्यारे बच्चों सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन जिन कोशिकाओं को अधिक पावर की जरूरत होती है उनके अंदर एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसे उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं तो उसमें कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक से अधिक हो सकती है। प्यारे बच्चों दूसरा जो अंग है हमारा अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका क्या है? अंतःद्रव्यी जालिका, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्या पढ़ा हमने? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? अंतःद्रव्यी जालिका। तो इसके बारे में वही सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की। तो प्यारे बच्चों अंतःद्रव्यी जालिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? अल्बर्ट क्लाउड व कीथ पोर्टर ने की थी। अल्बर्ट क्लाउड व कीथ पोर्टर ने की थी। अंतःद्रव्यी जालिका क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, और दूसरी क्या होती है प्यारे बच्चों? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। तो चिकनी जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है उसकी शेप इस प्रकार से होती है, और खुरदरी जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है उसकी शेप इस प्रकार से होती है, लेकिन उसके सतह पर क्या पाई जाती है? दानेदार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दानेदार संरचना पाई जाती है। अब प्यारे बच्चों ये जो दानेदार संरचना है ये क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। और प्यारे बच्चों पहला अंग माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा अंतःद्रव्यी जालिका, और तीसरा जो हमारा अंग है वो क्या है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। अब इधर देखो आप, अगर मैं ये कहूं कि राइबोसोम की परिभाषा क्या होगी तो आपको क्या बताना है कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पर जो दानेदार संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो ये तो हमारी राइबोसोम की क्या होगी? परिभाषा होगी। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को इकट्ठा करता है। इसके मतलब जहां राइबोसोम होगा वो प्रोटीन भरपूर मात्रा में होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि किस प्रकार की अंतःद्रव्यी जालिका पर प्रोटीन का अभाव पाया जाता है, प्रोटीन की कमी पाई जाती है। तो प्रोटीन की कमी किस पर मिलेगी? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका पर मिलेगी। उसके बाद जो हमारा तीसरा अंग है, तीसरे अंग की बात करते हैं, इसकी परिभाषा ये होगी कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पर जो दानेदार संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक क्लार्ड ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक क्लार्ड ने। और इसे जो राइबोसोम नाम दिया था वो वैज्ञानिक पैलेड ने दिया था। 90% गाइडों के अंदर ये मिलता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने की थी। आप 9th क्लास के एनसीईआरटी उठाइए, उसके अंदर कोशिका वाला चैप्टर देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है पहली लाइन में कि राइबोसोम की खोज क्लार्ड ने की थी और इसे नाम किसने दिया था? पैलेड ने दिया था। प्यारे बच्चों अगर दोनों ऑप्शन आ भी जाए और आपको दोनों में कंफ्यूजन हो जाए कि क्लार्ड सही है या पैलेड सही है, और ये पूछा जाए कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो प्यारे बच्चों कै पहले आता है, पै बाद में आ रहा है। जन्म पहले होता है, नाम बाद में रखा जाता है। तो पैलेड तो कौन है? नाम देने वाला। इस बात को ध्यान रखना आपको। उसके बाद राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन को इकट्ठा करता है। और जब कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो वो प्रोटीन को कहां से लेगा? राइबोसोम से लेगा। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का भंडार, प्रोटीन का भंडार घर, प्रोटीन का अजायब घर, इन अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। समझने वाले के लिए इशारा काफी है कि राइबोसोम, क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो हम ये कितने अंग पढ़ चुके हैं? अभी तक 3 अंग पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों हमारा जो चौथा कोशिका का जो अंग है वो अंग है हमारा लवक। क्या है प्यारे बच्चों? लवक।
अब हम उसी प्रकार से लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो लवक की जो खोज की थी वो किसने की थी? ई हैकल ने की थी। किसने की थी? ई हैकल ने। और लवक की जो खास विशेषता होती है वो क्या होती है? केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ऐसा क्या है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? अगर जंतु कोशिकाओं में पाए जाएंगे तो क्या होगा? तो इधर देखो प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, हरित लवक, दूसरा आता है हमारा वर्णी लवक, और तीसरा आता है अवर्णी लवक। तो हरित लवक के बारे में हम बात करें, हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसके अंदर कौन सा वर्णक? एक वर्ड है हमारा वर्णक, वर्णक। तो कई बच्चे, अब तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ण क्या होता है, तो बच्चों 2 या 2 से अक्षरों से मिलकर जो बनने वाला, वो उस वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, और वर्णक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाले। तो हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और किसके कारण होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन आया था आरआरबी के अंदर कि पत्तियों के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। दूसरा बात है वर्णी लवक। लवक का जो भाग है क्या है? वर्णी लवक। और एक अवर्णी। तो वर्णी का मतलब कलरफुल। कैसा हो गया बच्चों? कलरफुल। और ये क्या हो गया? कलरलेस। तो कलरफुल पौधे के कौन से भागों में पाया जाता है? रंगीन भागों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो पौधा एक विशेष रंग निर्धारण करता है। जैसे मैं वर्णी लवक का उदाहरण दूं, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा आम व पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंतोफिल वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंतोफिल वर्णक के कारण होता है। और बहुत सारे इस प्रकार से वर्णक होते हैं। मिर्च का हरा रंग कैप्सिन वर्णक के कारण होता है। तो ये क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, रंगीन वर्णक होते हैं। और इन रंगीन वर्णकों के कारण पौधा क्या करता है? अपना एक विशेष स्थान या विशेष रंग को ग्रहण करता है। दूसरी बात क्या होती है प्यारे बच्चों? अवर्णी लवक। अवर्णी, ये क्या है? वर्णी, अवर्णी। इसके मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है। तो ये क्या है? रंगहीन वर्णक है। कैसे वर्णक है? रंगहीन, कलरलेस वर्णक है। और ये आपको कहां मिलेंगे? ये पौधे के उन भागों के अंदर पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो सूर्य का प्रकाश कहां नहीं पहुंच पाता है? सूर्य का प्रकाश भूमिगत तना, जो भूमि के अंदर जो तना है उसके अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। भूमिगत तने के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा कहां नहीं पहुंच पाएगा? जड़ों के अंदर। तो उनका कोई कलर नहीं होता है। तो भूमिगत तना और जड़ों के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है। तो ये कैसे वर्णक होते हैं प्यारे बच्चों? अवर्णी लवक होते हैं। तो हम क्या पढ़ चुके? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके, अंतःद्रव्य जालिका पढ़ चुके हैं, राइबोसोम पढ़ चुके हैं, लवक पढ़ चुके हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 5वां जो हमारा अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या पढ़ेंगे हम आज? लाइसोसोम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, इधर ये जितने भी कोशिका के अंग हैं, ये हमारी कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है। तो ये जितने भी कोशिका के अंग है या अंग को क्या कहेंगे? हम कोशिकांग कहेंगे। ये सारे के सारे कोशिकांग जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिकांग, ये जो कोशिका के जो अंग हैं ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाते हैं। और ये आपको पता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी? लाइसोसोम की। तो सबसे पहले जैसे इसी का था, इसकी खोज किसने की? इसका क्या काम था? उसी प्रकार से लाइसोसोम की खोज जो की थी प्यारे बच्चों, वो डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डुवे ने की थी।
और जिस प्रकार से ये सारे अंग पाए जाता है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं इनके बीच में हमें क्या मिलता है, लाइसोसोम मिलता है। तो इसकी जो खोज की थी वो डी डुबे ने की थी। अब ये क्या काम, लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, तो लाइसोसोम के अंदर क्या पाते हैं, छोटे छोटे विकर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे विकर पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे अंदर भोजन को पचाने वाले कारक होते हैं। अगर हमारा भोजन का पाचन होता है तो किसके कारण, एंजाइम्स के कारण होता है। तो इस एंजाइम्स का क्या काम होता है, ये क्या करता है कि जो यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बाहर से, ये क्या कोशिका झिल्ली बहुत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, अर्धपारगम में झिल्ली होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर से आ जाते हैं या कोशिका के कोई अंग अविकसित हो रह जाते हैं, अविकसित अंग रह जाते हैं। तो इसके मतलब यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, एक तरह से कचरा, डस्ट कह सकते हैं उसको। तो अविकसित अंग तथा बाहर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये लाइसोसोम के अंदर जो विकर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक समय ऐसा आ जाता है कि वो इनको कोशिका झिल्ली वहां से फट जाती है, डैमेज हो जाती है, फट जाती है। तो उनका काम तो क्या था कि कोशिका के जो अविकसित अंगों उनको खत्म करना था, उनको नष्ट करना था, उनका भक्षण एवं पाचन करना। राजस्थान पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन था कि भक्षण एवं कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करने वाला कौन सा अंग होता है। तो इस लाइसोसोम का क्या काम होता है, अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। क्या काम होता है, भक्षण एवं पाचन करना होता है। लेकिन एक समय ऐसा था ये कोशिका झिल्ली वहां से फट जाती है, तो उसको काम तो क्या था, अपशिष्ट पदार्थों को खाना, लेकिन वो क्या करता है, पूरी कोशिका का ही हजम कर देता है, खुद को ही मिटा देता है। इसलिए इसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली या इंग्लिश में कहें से सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये इसके बारे में था और इसे ज्यादा डिटेल में हम इसके नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक तो हम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का पावर हाउस हो गया। अंत्यद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लवक पादपों के अंदर पाए जाते हैं। और लाइसोसोम क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण एवं पाचन कर देता है और इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों अगला जो हमारा कोशिका का जो अंग है वो है गोल्जी काय। क्या है वो, गोल्जी काय। तो ये गोल्जी काय, तो ये भी कहां पाया जाता है, और अन्य कोशिका के अंगों की तरह ये भी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। तो गोल्जी काय अब वो इसी सबसे पहले वही बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, इसका काम क्या होता है। तो गोल्जी काय की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने कोशिका की क्या की, गोल्जी काय की क्या की थी, खोज की थी। प्यारे बच्चों इस गोल्जी काय का क्या काम होता है, ये प्रोटीन और वसा का बना होता है। इसका क्या काम होता है, ये जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो पदार्थ होते हैं, जो उसके पदार्थ होते हैं, अणु होते हैं, उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, गोल्जी काय करता है। क्या काम करता है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध करता है। क्या करता है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध करता है। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। तो प्यारे बच्चों इस इंपोर्टेंट क्या है, इसलिए गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजर भी कहा जाता है। तो गोल्जी काय को कोशिका का क्या कहा जाता है, ट्रैफिक मैनेजर कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसमें नोट डालने वाली बात क्या है प्यारे बच्चों, कैमिलो गोल्जी ने इसे सबसे पहले किस जीव के अंदर देखा था, तो सबसे पहले कहां देखा था उसने, उल्लू। उल्लू क्यों प्रसिद्ध है ये आपको पता है, उल्लू आंख के लिए प्रसिद्ध है। उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिका, जो न्यूरॉन सेल्स है, तंत्रिका कोशिका के अंदर इसको सबसे पहले खोजा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्जी काय की सबसे पहले खोज किस जीव के अंदर की, कहां की गई,
उल्लू व बिल्ली की तंत्रिका कोशिका के अंदर की गई थी। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारा गोल्जी काय हो गया। प्यारे बच्चों, हमारा जो कोशिका का 7वां अंग है वो है तारक काय। तारक काय। अब उसी प्रकार से जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तारक काय की जो खोज की थी वो टी बोवेरी ने की थी। किसने की थी? टी बोवेरी ने की थी। तारक काय का क्या काम करता है? ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बनती है, तो ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला जो हमारा कोशिका का अंग है वो है प्यारे बच्चों रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। अब ये रिक्तिका क्या होती है? ये हमारी कोशिका झिल्ली, इसके बीच सेंटर में क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य छोटी छोटी बुलबुले नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी बुलबुले नुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन बुलबुले नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। और इस रिक्तिका की जो खोज की थी प्यारे बच्चों, वो की थी डुजारकिन ने। किसने की थी? डुजारकिन ने। अब सर इस रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल या रिक्तिका। तो इसका प्यारे बच्चों काम क्या होता है? ये कोशिका झिल्ली को हमेशा मजबूत एवं स्फीत बनाए रखती है। मजबूत एवं स्फीत। स्फीत का मतलब होता है फूला हुआ होना। फूला हुआ होना। हमेशा कोशिका झिल्ली की जो शेप है वो कहीं इस प्रकार से ऐसी ना हो, एक अच्छी शेप लेके रहे। तो ये काम किसका होता है? रिक्तिका का होता है। प्यारे बच्चों, हमने इसके अंदर आपको ये 8 कोशिका के अंग बताए हैं। एक बार मैं इनमें दोबारा इनको बताने की आपको चाहता हूं, आप एक बार देखें। मेन में इंपॉर्टेंट और ये कोशिका वाला एक इंट्रोडक्शन टॉपिक होता है। तो इधर देखो, जैसे सबसे पहले जो कोशिका का अंग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ा था हमने? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी क्या विशेषता थी? इसकी खोज जो की थी आल्टमैन व कोलिकर ने की थी। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। तो मैंने क्या कहा था, जब आप पढ़ते हो तो कहीं आप ऐसे पढ़ते हो कि ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये बड़ा शहर है या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो आपको उसके जस्ट अपोजिट सोचना है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ छोटा भी मिलेगा। तो जब ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है तो इसके मतलब कोशिका का कहीं ना कहीं सबसे छोटा अंग मिलेगा। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम है। कोशिका का सबसे छोटा अंग। प्यारे बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर ये पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो वो है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। लेकिन जब ये पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? कोशिका को प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका के लिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद लवक आता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो प्यारे बच्चों लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका के अंदर होते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना होता है, उनका भक्षण करना होता है, उनका पाचन करना होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, कोशिका झिल्ली वहां से फट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो पूरी कोशिका को क्या कर देता है? हजम कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। गोल्जी काय क्या करता है? कोशिका कणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करता है। इसलिए गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक मैनेजर ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। तारक काय का कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है और रिक्तिका का क्या काम होता है? कोशिका को मजबूत एवं स्फीत बनाए रखना। प्यारे बच्चों, आपने ये पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कोशिका, मृत कोशिका, जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन थे, कोशिका का सिद्धांत हमने पढ़ा। उसके बाद कोशिका के अंग हम पढ़ रहे हैं और हमने कोशिका के 8 अंग पढ़ लिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी कि सर कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, इन चीज के बारे में जो विविध के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? विविध के अंदर पढ़ेंगे कि विविध में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। जो कोशिका से संबंधित जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने कोशिका पढ़ी, कोशिका के अंग पढ़ लिए, कोशिका के अंगों का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है वो भी पढ़ लिया, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। मैंने ये नहीं कहा कि जंतुओं की सबसे छोटी या पादप, सबसे छोटी तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। और जो बच्चों क्या होती है, एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? बैक्टीरिया या जीवाणु होता है। तो प्रकृति की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बैक्टीरिया होती है। तो इसका दूसरा जस्ट अपोजिट आपको सोचना है। जब सर ने सबसे छोटी बताया तो क्या बताना कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका, अब फिर नहीं कह रहा मैं किसके अंदर, सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा होता है। जो क्या है, जो अंडा होता है वो क्या है? अपने आप में कोशिका होती है और जो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अब कमेंट में ये मत पूछ ले सर आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है क्या? भाई मैंने नहीं देखा। तो इसका जो साइज होता है 130 mm इसका क्या होता है? साइज होता है। प्यारे बच्चों ये क्या होगी? सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे बड़ी। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा कि जंतुओं के अंदर या पादपों के अंदर। उसके बाद जो आता है हमारा, अगर मैं बात करूं कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो उसी प्रकार से मैं दोबारा क्या लिखूंगा इसका जस्ट अपोजिट 4 नंबर पे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों जो मनुष्य की जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? शुक्राणुओं की होती है। और मनुष्य की जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु होती है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका। 5 नंबर पे प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि सर मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, तो प्यारे बच्चों मनुष्य की जो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, जो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है। और न्यूरॉन्स का हमारे दिमाग के अंदर बहुत बड़ा विशेष महत्व है। अगर हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, अगर मेरा हाथ मेरे दिमाग से यहाँ पर लिख रहा है, वो किसके कारण लिख रहा है? न्यूरॉन्स के कारण लिख रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो संचार का, कम्युनिकेशन का जो काम करता है वो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वो करती हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं बात कर रहा हूं पादपों की सबसे लंबी, पादप तो आप सभी जानते होंगे, पादपों की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, पादपों की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है बच्चों? रेमी के रेशे होते हैं। रेमी एक पौधा ही है, लेकिन मैंने नहीं देखा, कहीं आपसे सर आपने देखा हो तो आप हमें बता दीजिए। रेमी के रेशे, और उनकी जो लंबाई होती है वो होती है 55 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब तक आप हमें कमेंट में बताएंगे, लेकिन हमारे जैसे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं हम आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें लाइव आते रहेंगे। और जहाँ भी आपको लगता है कि सर इस चीज़ को दोबारा बताओ, सर ये आपने ऐसा कैसे लिख दिया, तो फिर हम उसमें आपका जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहीं के वहीं पर सॉल्व कर देंगे। फिलहाल ये रिकॉर्डेड बैच है और फिर भी आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा। उसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूँ 7 नंबर पर कि सर जो कोशिका का जो साइज होता है, सामान्य कोशिका का जो साइज होता है वो क्या होता है? सामान्य कोशिका का जो साइज होता है वो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों सामान्य कोशिका का जो साइज होता है वो क्या होता है? 3 से 30 माइक्रोन होता है। क्या होता है? 3 से
30 माइक्रोन होता है। तो ये क्या थे, कोशिका के संबंधित कुछ विविध के क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर जहां आपको ये कंफ्यूज लगे इसके अंदर कि सर मनुष्य की सबसे छोटी कौन सी है, मनुष्य की सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको इधर देखो सबसे बड़ी क्या है, अंडाणु, और अंडा यहाँ भी बड़ा है। तो ये अंडा या अंडाणु छोटा तो होगा ही नहीं, इसके मतलब ये क्या है, बड़ी है। बाकी आप सारे समझदार, इंटेलिजेंट, और मेरे बच्चों पर तो मुझे इतना प्राउड है कि आप सारे के सारे इंटेलिजेंट। बस इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों, आप खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन आपका एक कर्तव्य भी बनता है कि अच्छी चीज होती है। आप वैसे भी आप फेसबुक, ट्विटर वगैरह, टेलीग्राम चलाते हैं, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन आप वास्तव में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर के अंदर नहीं आ पाते हैं, शहर के अंदर अपनी उच्च जो फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इन वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारा जो ज्ञान है वो अन्य लोगों तक भी पहुंचेगा। हमारी टीम दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रही है, उसको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो आप हमें इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को भी आगे करते रहना। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार की बात कर रहा हूं। तो कोशिका के प्रकार को हम कैसे पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार को हम कैसे पढ़ेंगे? अगर मैं बात करूं कि संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से जो कोशिकाएं होती हैं हमारी दो प्रकार की होती, एक कोशिकीय कोशिका, या ऐसे कह सकते हैं जीव कह सकते हैं, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो प्यारे बच्चों, एक कोशिका से बना जीव एक कोशिकीय जीव कहलाता है। अब सर एक कोशिका से बना जीव क्या है, बहुत बार पूछा गया है। एक कोशिका से जो बना जीव होता है वो होता है अमीबा, युगलिना, पीपीएलओ। ये क्या है प्यारे बच्चों, सारे के सारे एक कोशिका से बने जीव हैं। और बहुकोशिकीय जीव, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जो हम सब आप क्या हैं, सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। दूसरी बात करता हूं कि कोशिका के प्रकार की प्यारे बच्चों, तो दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। तो मनुष्य के अंदर जो हमारे अंदर जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन प्यारे बच्चों कंपटीशन के हिसाब से हम इसमें ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कोशिका वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम कुछ ऐसी शाखाएं पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान से संबंधित कौन कौन सी शाखाएं होती हैं उनके बारे में। हालांकि किताब, बुक वगैरह का बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उनका कंटेंट क्या है, उनको पढ़ाने का तरीका क्या है। बाकी आपके पास बुक हैं, हमारे नोट्स हैं, आप उनको पढ़ते रहिए और कमेंट में अपनी समस्याएं बताते रहिए। जो हम पढ़ रहे थे कि जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। प्यारे बच्चों, शाखाएं तो बहुत सारी हैं, कुछ प्रमुख शाखा, लेकिन हम जो एग्जाम की दृष्टि से, आपको एक आइडिया आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप सर्च कर लीजिए बुक वगैरह के अंदर, बहुत सारी शाखा दे रखी है, 120 के अबोव कुछ शाखाएं हैं दे रखी है उसके अंदर, है ना। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाया था तो कोशिका के बायोलॉजी पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि बायोलॉजी बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। लॉजी का मतलब होता है लोगस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, टू डिस्कोर्स, उस पर अध्ययन करना। तो प्यारे बच्चों, अगर विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल कोशिका का ही अध्ययन किया जाता है तो वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। कई बच्चे सीटोलॉजी भी कहते हैं, सीटोलॉजी कह दो, साइटोलॉजी कह दो, सीटोलॉजी साइटोलॉजी कोई दिक्कत नहीं, सीटोलॉजी कह दो या साइटोलॉजी कह दो। जैसे आप पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी के अंदर जंतु विज्ञान का, तो लॉजी कहीं ना कहीं विशेष विज्ञान की शाखा को लिए हुए। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है केंद्रक का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी कहलाती है।
प्यारे बच्चों इधर देखो, ये कोशिका है, इसके बीच सेंटर में क्या मिला था हमें? केंद्रक मिला था। तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। तो वही लॉजी कहां से मिलकर बना? लॉजी से। लेकिन इस कैरियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? केंद्रक विज्ञान होता है। क्या होता है? केंद्रक विज्ञान। अब एग्जामिनर आपको ये तो देगा ही नहीं कि केंद्रक का अध्ययन कहलाता है केंद्रक विज्ञान। अगर उसने ऐसा दे दिया तो आप पहली मुलाकात के अंदर केंद्रक विज्ञान पर टिक लगा दोगे, फिर एग्जाम लेने का फायदा क्या हुआ? यही वो किस प्रकार से क्वेश्चन को दे सकता है कि कैरियोलॉजी का संबंध किससे है? हृदय से है, केंद्रक से है, कोशिका से है या रक्त से है? तो प्यारे बच्चों कैरियोलॉजी जो क्या है? केंद्रक विज्ञान है। तो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। अगला है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन 5 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों वो क्या है? इक्वेथोलॉजी। इक्वेथोलॉजी। इक्वेथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों ये मत्स्य पालन, इसमें मछली पालन के बारे में बताया जाएगा और इस पर किस पर रिसर्च की जाएगी? मछलियों पर अध्ययन किया जाएगा। लॉजी अध्ययन करना। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? कवक विज्ञान होता है। हिंदी में माइकोलॉजी को क्या कहेंगे हम? कवक विज्ञान कहेंगे। लेकिन ऐसे तो आपको देखा ही नहीं कि कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। फिर वही वाली बात है, फिर आप पहली मुलाकात में उसको कर दोगे। तो माइकोलॉजी में क्या होगा? कवकों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारी वैज्ञानिक शाखा है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, बहुत सारे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का अध्ययन, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे मत कर देना सर आप सबके पीछे लॉजी लॉजी लगा रहे हो और कहीं ऐसा करता है कोई पूछ ले कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप कह दो फलोलॉजी, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। कई बार बच्चे से मैं अक्सर क्लास में पूछते रहता हूँ भाई क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक बताते हैं कि कवों का अध्ययन माइकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन सर फलोलॉजी। ऐसा फलोलॉजी नहीं करना आपको, है ना। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन प्यारे बच्चों ऑर्निथोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। और छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सोरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। मैं एक आशा और कर रहा हूं आप लोगों से, आपको एक सही दिख रहा होगा या कहीं आपको लगे कि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे जो वर्ड हैं आप उनको पकड़ सकते हैं। तो ये छिपकलियों का जो अध्ययन है वो सोरोलॉजी है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। ये बिल्कुल बोर्ड आपके सामने है। कुछ मिनट के मैं साइड में हट जाता हूं तो आप बहुत विस्तार से इनको देख लीजिए। और भी बहुत सारे विज्ञान की कुछ शाखाएं आपके किताबों के अंदर मिल जाएगी, आप उसको देखकर आपके खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए। मैं तो ये लाइव क्लास से नहीं चल रहा, नहीं बच्चों को कम से कम 1 घंटे के लेक्चर के अंदर 15 मिनट तो उसको मोटिवेशनल बातें ही बताते रहता हूं और अक्सर पढ़ने का वो तरीका बता रहता हूं। प्यारे बच्चों हो सकता है कि मैं 1-2 लाइन आपको कम लिखा दूं, किसी टीचर ने आपको 2-4 लाइन बहुत ज्यादा लिखा दी, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। आपको मोटिवेशन एक रोटी की तरह होता है। अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम एक तो मतलब निर्जीव शरीर की तरह हो जाएगा। तो मोटिवेशन क्या है कि एक हमें उसके पीछे हम तत्पर लगे रहते हैं, हमारे एम बने रहते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता रहता है। तो आप ये हम कोशिका वाला चैप्टर हम प्यारे बच्चों खत्म कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन है, आप इसे पढ़िएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है और अगर मैं लाइव क्लास होती है तो मैं मेरे बच्चों से ये कहता हूँ कि प्यारे बच्चों अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये आप 1 बार नहीं 5 बार पूछिए, मेरे अंदर वो बताने की क्षमता है, लेकिन आपके अंदर पूछने का साहस होना चाहिए। और मेरा एक निजी जीवन का एक्सपीरियंस है 4 साल का, मैंने कभी किसी बच्चे से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ऐसे तुमने क्यों पूछ लिया। प्यारे बच्चों आप इसे पढ़िए, अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट में बताइए। और दूसरी बात, हमारे कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। मैं आशा करता हूं मेरा ये जो पहला टॉपिक है आपका कोशिका जीव विज्ञान की शाखा और उसके कोशिका के अंग आपको बेहतर लगा होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ मैं मुनीश पुष्पाल, जय हिंद, जय भारत।